नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे एंड आई वेलकम यू ऑल इन प्रहार सीरीज, जहाँ पे आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। यू ऑल नो कि जो प्रहार सीरीज है उसके अंदर दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वी हैव कंप्लीटेड इट, बट ये जो प्रहार सीरीज़ है इसके अंदर हम MCQs कर रहे हैं ताकि आपको एक रिवीजन भी मिले प्लस एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो एंड यू गेट टू नो कि आपको कितने ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। प्लस इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो UPSC है वो कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं जिनको हर एक साल रिपीट कर रहा है, और उससे आपको आइडिया होगा कि ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जिनको मेरे को पेपर में मिस नहीं करना है। सो इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन या इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2027, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने बोला था कि हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। सो बेसिकली 2017 से लेके 2024 के बीच में UPSC ने एक्सचेंज रेट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं और कौन कौन से ऐसे इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रीड करना, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वन गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि जो अनअकैडमी है वो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, किसी भी कोर्स की सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिलता है। बट प्लस एक जो पॉइंट है वो ये है कि आपको इक्विवेलेंट एक्सटेंशन जो है वो फ्री मिल रहा है। सो अगर आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 9 मंथ्स का ही पे करना है, ऊपर जो 9 मंथ्स होंगे वो इक्विवेलेंट आपको एक्सटेंशन मिलेगा एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सिमिलर इज़ द केस विद अदर कोर्सेज ऑल्सो। सो अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 12 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे, आपको पे सिर्फ कितना करना है 12 मंथ्स का। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 18 मंथ्स का कोर्स लेते हो तो आपको सिर्फ 18 मंथ्स का जो है पे करना है और उसके बाद 18 मंथ्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप 2026 के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो और या फिर अगर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन दिस इज़ अ गुड चांस फॉर यू। यू गो बाय एंड गो विद योर प्रिपरेशन। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ हमारे पहले कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा जब मैंने अपनी सीरीज़ में भी बात करी थी तो आई टोल्ड यू कि एक जो फॉरेन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं कि आपका जो रुपी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इज़ इट डेप्रिशिएटिंग, इज़ इट अप्रिशिएटिंग। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो अगर मैं उसको कंपेयर करूं अदर करेंसी से, मतलब मैं अगर किसी और करेंसीज के साथ उसको कंपेयर करती हूं तो हमारी जो करेंसी है वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, या फिर जब भी हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं, कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा कैसे आएगा जाएगा। ठीक है, ये सारे मेथड्स जो हैं या फिर ये जो सारा ट्रांजैक्शंस है ये इंक्लूड होंगी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में। नाउ अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पे इट इज़ फर्दर बाइफर्केटेड इनटू मेनी मोर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे UPSC ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था नीर एंड रीर के ऊपर। ठीक है, और अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन, आई मस्ट से कि बहुत सारी न्यूज़ जो है वो रेगुलरली डिस्कस करी जाती है, जिनमें से नीर और जो रीर है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स से कि मैम ये जो नीर और रीर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, थोड़ा सा देखने में टेक्निकल लगता है, कैसे इसको ईजी मैनर में समझा जाए। ठीक है, सो अगर आपको याद होगा जब मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी आपको समझाया था तो उसमें मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, दैट इज नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझाया गया था, दैट इज नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि हमारे इकोनॉमी में एक चीज़ या फिर एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हो जो फ्रिक्वेंटली फेस करी जाती है हमारी इकोनॉमी के द्वारा या फिर ग्लोबल इकोनॉमी की अगर आप बात करो, दैट इज़ इन्फ्लेशन, है ना, दैट इज़ इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉन्सेप्ट्स देखूँ विच इज़ नॉमिनल एंड रियल, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है किसके साथ रिलेटेड है, हमारी इन्फ्लेशन के साथ रिलेटेड है। वो कैसे? सो अगर मैं बात करूँ नॉमिनल की तो हमेशा याद रखना जब भी मैं नॉमिनल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको काउंट नहीं करा जाता। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ रियल की तो ये क्या बताता है, हमें रियल सेंस देता है, मतलब हमें क्या बताता है, एक्चुअल रियलिटी के बारे में बताता है। और जब भी मैं एक्चुअल रियलिटी के बारे में बात करूँ सो इट मीन्स दैट यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स जो हैं हमें मिलते हैं। ठीक है, ना यू विल सी कि मैम इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मीनिंग क्या हुआ।
सो बेसिकली जब भी मैं रियल जीडीपी की बात करूँ या फिर मैं रियल एक्सचेंज की बात करूँ या आप कोई भी टर्म इसके साथ जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे किसकी बात आएगी कि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ें देख रहे हैं कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है या फिर फॉरेन करेंसी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ नॉमिनल की, तो ये थोड़ा सा हमें हेजी टर्म देता है, ठीक है। ये क्या देता है, दिस इज अ हेजी कॉन्सेप्ट, दिस इज अ हेजी कॉन्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्टेड नहीं है। सो जो भी नंबर्स निकल कर आएंगे, जो भी हम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें इन्फ्लेशन जो है वो कभी भी एडजस्टेड हमें नहीं मिलेगी, किसमें, नॉमिनल टर्म्स में। बट अगर मैं बात करूँ हमारी रियल की, तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन जो है उसका जो प्रभाव पड़ता है बाकी गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो प्रॉपर देखकर कैलकुलेट जो है वो करा जाएगा, ठीक है। सो रियल से जो भी नंबर्स निकलेंगे, रियल से जो भी नंबर्स निकलेंगे वो एक्चुअल नंबर्स होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे एक्चुअल नंबर्स होंगे, मतलब हमें रियल कंडीशन का पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी की रियल कंडीशन इस टाइम पे है क्या, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, वन इज नीर एंड अदर वन इज रीर। अब यहाँ पे नीर क्या बोलता है, नीर अगर मैं बात करूँ हमारे नीर की, तो दिस इज जो हमारा नीर है, दिस इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा गया है नॉमिनल वर्ड, और जब भी नॉमिनल की बात होगी तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। बट अगर मैं बात करूं हमारे रीर की, सो ये क्या है, हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दिस इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे इंडियन रुपी के ऊपर या फिर हमारी करेंसी के ऊपर, उसको एडजस्ट करा गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मीनिंग की, प्रॉपर मीनिंग की, नीर एंड रीर की, तो नीर से आपको याद रखना है कि हमारे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमारा यूएस हो गया, हमारी यू कैन से हमारे सऊदी अरब हो गया, हमारी और भी सारी कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड हो गया, या कोई भी हमारी जो कंट्री है जिनके भी साथ हम ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली क्या कंसीडर करा जाता है, टॉप ऐसी कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाती है जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब एक टास्क जो आप सभी के लिए है, गूगल करिए जाके और बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है, टॉप कंट्रीज ऐसी कौन कौन सी है जिनके साथ हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिवली इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, जब भी हम नीर की कैलकुलेशन करते हैं तो जो टॉप कंट्रीज है जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, उनको कुछ ना कुछ वेट जो है वो एलोकेट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर वो आते हैं। बट जब हम नीर को एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है, जब हम नंबर्स निकालते हैं, जब हम उसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ, तो क्या आता है, रीर जो है वो वैल्यू आती है रीर की। मतलब रीर क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जहां पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा जा रहा है, जो नंबर्स हैं दैट आर हेजी इन मैनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है यूपीएससी ने, दैट एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हमारा अगर हमारा नीर जो है, अगर हमारा नीर जो है वो बढ़ता है, ठीक है, नीर की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, इट मीन्स जो हमारा वैल्यू है हमारी रुपये की, जो हमारा इंडियन करेंसी है, मतलब जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे जब इंडियन रुपये जो है वो बढ़ता है, मतलब पहले वो 70 रुपये का था, अब क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। सो इट मीन्स यहाँ पे इसका इफेक्ट जो फर्दर हमारे एक्सपोर्ट या फिर जो इंपोर्ट है उसके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज ट्रू इन मैनर, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दैट बिकम्स करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट पूछी गई है दैट एन इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कंपेटिटिवनेस। अब यहाँ पे रीर जो है, ठीक है, रीर क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। सो बेसिकली जब भी रीर बढ़ेगा, सो इट मीन्स यहाँ पे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, ठीक है। दिस इज अ टास्क फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको ये एनालाइज करके बताइए कि जब भी रीर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी या फिर बढ़ेगी। नाउ यू योरसेल्फ थिंक कि ये क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और जब भी ये बढ़ेगा तो हमारे इंडिया की करेंसी के ऊपर इसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको चीज़ बतानी है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब भी हम रीर की वैल्यू की बात करते हैं कि ये बड़ा है, तो इट मीन्स हमारा जो ट्रेड कंपेटिटिवनेस है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, रादर हमारी जो करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट है वो नेगेटिव मैनर में पड़ा है, ठीक है। सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन द अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। ऑफकोर्स जब हमारे अगर नेशन की मैं बात करूं, अगर हमारे नेशन में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी या फिर अगर इन्फ्लेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो जो गैप है या फिर यू कैन से कि जो हमारा डाइवर्जेंस है बिटवीन नीर एंड रीर वो बढ़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड बिकम्स करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को समझ आया, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है सभी को समझ आया, नीर एंड रीर के बीच में डिफरेंस जो है वो सभी को समझ आया। फॉर योर मोर क्लैरिटी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा नीर है, ठीक है, जो नीर क्या है, दिस मेजर्स द वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज करेंसी रिलेटेड टू द बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जो है दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द नीर एंड रीर, कि नीर क्या है, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बट अगर मैं बात करूं रीर की तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं रीर को एडजस्ट करती हूँ फॉर रिलेटिव इन्फ्लेशन डिफरेंसेज बिटवीन कंट्रीज रिफ्लेक्टिंग कंपेटिटिवनेस, दैट इज ट्रेड कंपेटिटिवनेस। ठीक है, दैट इज ट्रेड कंपेटिटिवनेस। तो यहां तक सभी को मीनिंग समझ आया, आई होप। नीर और जो रीर जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सभी को। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डी वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डी वैल्यूएशन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपके पास 2-3 टर्म्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, डी वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डीवैल्यूएशन के ऊपर। बट सिमिलरली हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि क्या बोलती हैं, वन इज डेप्रिसिएशन, another one is appreciation, ठीक है, ये जो 3 टर्म्स है, जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, जो 3 टर्म्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए इनको समझना। अब ये जो डीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है और जो अप्रिसिएशन है, यू विल से कि मैम हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, हम यही पढ़ते हैं ना कि कोई गुड है, हमने कार खरीद कर लाई तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात करूं, अप्रिसिएशन की बात करूं या फिर मैं बात करूं डीवैल्यूएशन की, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूं हमारी करेंसी की। ठीक है, हमारी करेंसी की, हमारी इंडियन करेंसी की मतलब हमारे रुपये की, कि वो कैसे बिहेव कर रही है इफ आई कंपेयर इट विद अनदर नेशंस करेंसी। या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूं हमारी फॉरेन करेंसीज के साथ, तो हमारा जो इंडियन रुपी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या वो डेप्रिशिएट हो रहा है या फिर वो अप्रिशिएट हो रहा है या फिर डीवैल्यूएट हो रहा है। ठीक है, अब इसके पहले, इसको समझने से पहले हमारे पास आते हैं दो कॉन्सेप्ट्स जिनको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, चलो नेक्स्ट ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, another one is flexible exchange rate। अब यहां पे जो एक्सचेंज रेट है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक यूएस डॉलर है, ठीक है, यहां पे मैं लेती हूं एक यूएस डॉलर की कीमत कितनी है हमारे इंडियन रुपी के साथ, अगर मैं कंपेयर करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूं तो दिस इज समथिंग नियर टू 84 और 85। ठीक है, आई एज्यूम इट 84। तो यहाँ पे क्या है कि $1 की कीमत चल रही है 84, मतलब दिस इज द एक्सचेंज रेट। मतलब अगर हमें $1 खरीदना है, इफ आई वॉन्ट टू परचेज $1, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा 84 रुपीज। ठीक है, मेरे को देना पड़ेगा 84 रुपीज जो है वो मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई कि एक्सचेंज रेट क्या है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, एक तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अनदर वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल क्या है कि डामाडोल है, कोई भी चीज यू कैन से कि कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन मार्केट फोर्सेस, अब ये जो मार्केट फोर्सेस हैं ये इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब मार्केट फोर्सेस की जब भी बात होगी तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है,
कि डिमांड कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर सप्लाई कितनी है, ठीक है। सो जो मार्केट फोर्सेस है, अगर हमारा एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस के ऊपर, मतलब अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के फिनोमेना के ऊपर, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब ये जो आपके लिए टास्क है वो ये है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर इट फॉलोज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिक्स्ड क्या है कि कुछ ऐसा रेट है जो कि फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड इट, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सर्टेन रेट के ऊपर फिक्स कर दिया कि ठीक है $1 जो है इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्लियर है सभी को, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच में, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, और फिक्स क्या है कि गवर्नमेंट ने एक सेट प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया है। अब आपका टास्क ये है कि इन दोनों में से इंडिया जो है वो क्या फॉलो करता है, इंडिया जो है वो क्या फॉलो करता है, ठीक है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो ये था कि हमारा जो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। डीवैल्यूएशन क्या है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में डिक्रीज आया है, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। अब डिक्रीज कैसे आएगा कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पहले डॉलर था, ठीक है, मेरा जो पहले डॉलर था, $1 की कीमत कितनी थी, मेरे पहले $1 की कीमत थी 70 रुपये, ठीक है। अब कितनी आ गई है, अब $1 की कीमत है फॉर एग्जाम्पल 80, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि अब आ गई है 80 रुपये। सो इसका मीनिंग क्या है कि पहले जब मेरे को $1 खरीदने के लिए, मैं कितना पे कर रही थी, मैं पे कर रही थी 70 रुपये, तो वो कम थे, है ना, मेरे को $1 मिल रहा था 70 रुपये का। बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरे को क्या करना पड़ रहा है, 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स कि मेरे को अपने पॉकेट से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को खरीदने के लिए। बट यहाँ पे अब जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये फॉलो करता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, ठीक है, ये फॉलो करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को। ये किसको फॉलो करता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को। बट अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो ये केस भी सिमिलर है। यहाँ पे भी क्या है कि हमारी जो कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब हमारी जो कंट्री की वैल्यू है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली पहले $1 था, ठीक है, $1 की कीमत कितनी थी, 70 रुपये थी। अब $1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 80 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू जो है वो गिरी, ठीक है, वैल्यू जो है वो गिरी। बट यहाँ पे ये क्या फॉलो करता है, दिस फॉलोज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दिस फॉलोज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करूं तो अप्रिसिएशन में क्या होगा कि वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी करेंसी की इंक्रीज हुई है, वैल्यू क्या हुई है, हमारी वैल्यू जो करेंसी की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो समझ लीजिए कि हमारे पास पहले क्या था, $1 के लिए मैं पे कर रही थी 70 रुपये। अब सिचुएशन जो है वो मार्केट फोर्सेस ने ऐसा रिएक्ट करा है कि आज के टाइम पे $1 खरीदने के लिए मेरे को सिर्फ 60 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे को कितने पे करने पड़ रहे हैं, 60 रुपीज़। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई, हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात हुई कि पहले जिसके लिए मैं 70 रुपये दे रही थी अब मेरे पॉकेट से कम पैसा जा रहा है, ठीक है, और मैं ईजिली फॉरेन करेंसी को क्या कर पा रही हूँ, परचेज कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फोर्सेज हैं जो जिनके ऊपर ये जो एक्सचेंज रेट है, दिस इज अगेन flexible exchange rate, this is again dependent upon flexible exchange rate, ठीक है, सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को क्लियर है that it is, कहाँ गया, हाँ, that this is dependent upon, this is dependent upon flexible exchange rate। so ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है अमंग डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन, ठीक है, ये सभी को क्लैरिटी होनी चाहिए इसकी। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में डीवैल्यूएशन के ऊपर ही कि इफेक्ट क्या पड़ता है हमारा डीवैल्यूएशन का हमारी करेंसी के ऊपर, ठीक है। अब
यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं जो दी गई हैं वो ये है कि ये इंप्रूव करती है कंपेटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, अभी क्या कंप्लीट जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछा गया है कि ये कंपेटिटिवनेस को इंप्रूव करती है ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ तो ट्रू है कि जैसे अगर हमारे वैल्यू जो है, समझ लीजिए अगर हमारी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब हमारी जो वैल्यू की अगर मैं बात करूँ कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स पहले हम 70 दे रहे थे, अब हम 80 दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट में इंक्रीज आएगा। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट में ऑफकोर्स क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, डिवैल्यूएशन पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 70 रुपए दे रहे थे, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इट इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, विच इज अगेन रॉन्ग। ट्रेड बैलेंस क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है वो एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, मतलब सिचुएशन जो है, फिर नंबर्स यू कैन से कि थोड़े से इक्वलेंट आ रहे हैं, दैट इज अगेन रॉन्ग। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, द करेक्ट आंसर इज ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ आया, ये चीज सभी को क्लियर हुई। नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एकदम आपको लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाइड मैनर में आपको चीजें बताऊं, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, अब ये भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ले रही हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, एंड इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो। ठीक है, इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ टाइप्स बतानी है कि फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और नॉन फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि ये टाइप्स हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है मैं अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेट की बात करूँ तो हमारे पास पब्लिक डेट है, प्राइवेट डेट है ना, अलग अलग सोर्सेज से मैं डेट भी उठा सकती हूँ। सिमिलर इज द केस है, इन्वेस्टमेंट भी जो है मैं अलग अलग सोर्सेज से उठा सकती हूँ, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मेरे लेक्चर्स में मैंने एकदम अच्छी तरीके से आपको बताया था कि सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टाइप्स कौन कौन सी है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे मैंने आपको ब्रॉडली 3 टाइप्स बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। इन्वेस्टमेंट की टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने ब्रॉडली 3 टाइप्स की बात करी थी। वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनदर वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई, एफआईआई एंड एफपीआई, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो चीज़ है मैंने अपने लेक्चर्स में एकदम अच्छे से करवाई है। आपको सिर्फ करना ही है कि जो मेरा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जाके आपको ये जो तीनों के बीच में डिफरेंस है वो एकदम क्लियर करना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर सभी को। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द एफडीआई इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं दैट आर रिलेटेड टू एफडीआई। सो पहला हम पढ़ते हैं, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू विच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा है, दैट इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है कि जो इन्वेस्टमेंट है विच फ्लोज इन द डेट सर्विसिंग। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग कि जो इन्वेस्टमेंट है दिस इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं, वी आर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन मैनर। अब नेक्स्ट क्या है, दैट इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये भी गलत है, वी आर टॉकिंग अबाउट एफडीआई। ठीक है, ये भी गलत है। इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या है, इट इज लार्जली डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ऐसा तो नहीं है, ये लार्जली डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी तरीके से भी हो सकती है। और अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हम जब भी एफडीआई की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से ये क्या है, हमारी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो जो है वो नहीं है। सो यहाँ पे पहला अगर मैं बात करूं कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट थ्रू विच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। अब क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जहां से जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी में एसेंशियली दे आर एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट
ऑप्शन, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज बिटवीन द B1 एंड द A1. आप जो है इसको एकदम करेक्ट करके भी बताइए. आई थिंक द A1 इज द करेक्ट वन. यस, तो यहाँ पे जो A ऑप्शन है, A ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे B भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग लगता है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो यहाँ पे आई थिंक A इज द करेक्ट वन, बट आई स्टिल फाइंड B एज अ कंफ्यूजिंग वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फोर्थ वन. ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूछा गया है गोल्ड ट्रांच के बारे में, दैट इज रिजर्व ट्रांच. अब यहाँ पे पूछा गया है दैट इट रेफर्स टू व्हाट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 2020 में. तो अगर मैं गोल्ड ट्रांच की बात करूं, सो बेसिकली ये क्या है कि हम IMF के पास, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे IMF की, तो IMF में कुछ ना कुछ रिजर्व्स पड़े होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी मैं रिजर्व्स की बात कर रही हूँ, सो इट मीन्स कि हम कभी भी जाके परमिशन लिए बिना हम IMF के पास जाके कभी भी अपने रिजर्व जो है वो वापस ले सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आइडिया क्या है कि दैट इट इज रिलेटेड टू IMF. अब यहाँ पे इसको गोल्ड ट्रांच क्यों बोला जाता है कि जो पहले टाइम पे जो रिजर्व्स थे वो बेसिकली किस फॉर्म में रखे जाते थे? वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रखे जाते थे हमारे गोल्ड फॉर्म्स में. ठीक है, वो रखे जाते थे हमारे एसेट में, दैट इज इन द गोल्ड फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दैट इट इज अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विच इज अगेन रॉन्ग. हमने पढ़ा था दैट इट इज रिलेटेड टू IMF. नेक्स्ट क्या है? वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. अब ये भी इनकरेक्ट है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू, अगर मैं अपने उससे बात करूं ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू RBI. ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू RBI, रादर इट इज रिलेटेड टू IMF. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? दैट अ क्रेडिट सिस्टम दैट इज ग्रांटेड बाय द WPO. अगेन इनकरेक्ट इन नेचर कि ये WTO से रिलेटेड नहीं है, रादर इट इज रिलेटेड टू IMF. सो आई गॉट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे D क्या है? D क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है कि इट इज रिलेटेड टू IMF, a credit system that is granted by the IMF to its members. ठीक है, क्रेडिट सिस्टम है कि जो रिजर्व्स पड़े हैं हम उनसे IMF से जाके क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं. सो इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट सिस्टम दैट इज ग्रांटेड बाय द IMF. सो यू से कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो अगर मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो था, बट अगर आपको मीनिंग भी इसका पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? इस कॉन्सेप्ट को इजीली या फिर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर. अगर कोई भी और फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं हमारे आने वाली फ्यूचर में, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया. ठीक है, सो कौन कौन से एक्शंस ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे हमारे इंडिया को, जो हमारी इंडिया इकोनॉमी है, उसको इम्यूनिटी मिलेगी या फिर यू कैन से कि उसको बूस्ट मिलेगा. सो सबसे पहले क्या है? नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स. ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी बात करूं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर. अगर मैं फॉरेन कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी डेट लेती हूँ या फिर मैं उधार लेती हूँ फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और हो सकता है कि उसके इक्विवेलेंट मेरे को क्या हो, उसके इक्विवेलेंट मेरे को प्रॉफिट्स ना हो, तो मेरे को और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा पुराने लोन को चुकाने के लिए. ठीक है, दिस कैन हैपन. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इट बिकम्स करेक्ट. नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स. अब ये जो है आई थिंक दिस इज इलॉजिकल इन मैनर कि फॉरेन बैंक्स और ज़्यादा खोलने से, अगर कोई भी विपदा आती है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो और ज़्यादा फॉरेन बैंक्स खोलने से उसको आई डोंट थिंक कि वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा उस सिचुएशन को रोकने के लिए. सो दिस इज रॉन्ग, आई फाइंड इट रॉन्ग. नेक्स्ट क्या है? मेंटेनिंग कन्वर्टेबिलिटी फुल कैपिटल अकाउंट. अब ये जो है दिस इज अगेन इनकरेक्ट इन नेचर, क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी भी कहीं से इंपैक्ट नहीं करेगी हमारे किसको? हमारे बुरी सिचुएशन को, या फिर यू कैन से कि इकोनॉमी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, उस सिचुएशन में कन्वर्टेबिलिटी कहीं से भी हेल्प नहीं करेगी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? हमारा पहला स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट. यू क्रॉस चेक इट. तो यहाँ पे पहला क्या है? A is the correct answer. Yes, A is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, अब ये जो है इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. ठीक है, आपको करंट जो डेटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा. कंप्लीटली जो क्वेश्चन है वो डेटा के ऊपर दिया गया है. ठीक है, डेटा के ऊपर है, तो आपको कुछ ना कुछ जो डेटा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. कुछ ना कुछ जो डेटा है वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे जो चीज़ें हैं, जो ट्रेड्स हैं हमारे कैसे चल रहे हैं. अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ऑयल्स इज मोर देन
द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। सो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। यहाँ पे मेनली आपको करना क्या है कि पुराने अगर आपको डेटा अगर आपको चाहिए तो आप क्रोम भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे डेटा लेना है कि जो क्वांटिटी है हमारे इंपोर्टेड ऑयल्स की वो क्या ज़्यादा थी, किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल से, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन गो एंड चेक योर, यू कैन रिसर्च बाय योर ऑन सेल्फ कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको डेटा देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं। अब यहाँ पे कोई भी यू कैन से कि कोई कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली इट इज डीलिंग विद द डेटा ओनली, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको जाके डेटा जो है वो एकदम एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल जैसे स्पेशल केस। अभी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इजीली आप गूगल कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब जो भी कोई कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट इन्वॉल्व, रादर इट इज डीलिंग विद द डेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके ऊपर है, डेटा देखिए उसके बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन जो है, अगर मैं 2017 से बात करूं 2024 तक, तो 17 में कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर नहीं पूछा गया था, रादर 2018 से लेके 2024 तक जो चीज़ें हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। जो मेन हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बेसिकली हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके टाइप्स पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इनके सोर्सेज पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नीर एंड रीर के बारे में, ठीक है, नीर एंड रीर के बारे में पढ़ा। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न एक्सचेंज रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट ऑल्सो, ठीक है। एक्सचेंज रेट का इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट बेसिकली क्या पड़ता है हमारे ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं जब मैं बात करूं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पेपर के लिए पढ़ना, ठीक है, पेपर के लिए पढ़ना। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि हमारी करेंसी जो है वो कैसे आप बोल सकते हो कि कैसे परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, ट्रेड कैसे हो रहा है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों के ऊपर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी पुरानी वीडियोज़ का, स्टैटिक पोर्शन का। सो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप सीरीज में जाके, एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनी है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की बाय पायल शर्मा, वहाँ पे जाके आप जितने भी लेक्चर्स हैं राइट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, वहाँ पे जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है, स्टिल यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट कि मैम मेरे को ये जो चीज़ें हैं मेरे को समझ नहीं आई, आप सेपरेट वीडियो उसके रिगार्डिंग लेकर आओ, एंड ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से समझ आया होगा, जो कॉन्सेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी समझ आए होंगे, एंड you could have been able to understand the changing trend also. So meet you in the next session. तब तक के लिए रिवीजन अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।